जय दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो साइंस से रिलेटेड सेकंड चैप्टर 8th क्लास का। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु के तौर पर किस तरीके से हमारे को देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन्हें कहा जाता है? तो देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, हमारे साथ साथ कुछ जीव रहते हैं जो छोटे छोटे नॉर्मली कैन नॉट सीन, जिन्हें हम देख नहीं सकते। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, फॉर एग्जांपल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश का टाइम होता है, आपने देखा होगा ब्रेड पे फफूंद लग जाती है। ओके, स्पॉइल्ड हो जाती है, इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद द ग्रेइस, व्हाइट पैचेस आ जाते हैं उसमें छोटे छोटे। तो उन्हें हम देखते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं हम। ओके, सूक्ष्म जीवी से, लेकिन हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। तो वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम सूक्ष्म जीवी की सहायता से देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओके, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बात करें अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन कौन से पार्ट्स में बांटा गया है, तो यहाँ पे मेनली 4 पार्ट हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। ओके, कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये 4 ग्रुप है मेनली। और 5वां मेन ग्रुप माना जाता है, वो माना जाता है वायरस। ओके, तो वायरस जो है, वायरस जिसे हम विषाणु कहते हैं, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? मेनली जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू कहते हैं, खांसी, पोलियो, खसरा, ये सारी जो चीजें होती हैं ये वायरस के कारण होती हैं। ओके, अगर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, अपने आप ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं जिस भी शरीर में एंटर कर जाए। ओके, वायरस। ओके, इसके कारण ये सारी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा हम देखें जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड होता है और क्षय रोग होता है, टीबी जिसे कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। उसके अलावा हम प्रोटोजोआ की बात करें तो अतिसार और मलेरिया। अतिसार मतलब दस्त, ओके, लूज मोशन हो जाते हैं, तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। और मलेरिया, ये दो जो रोग हैं वो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ओके, एल्गी के एग्जांपल अगर हम बात करें, एल्गी के कौन कौन से एग्जांपल देखने को मिलता है हमारे को? क्लेमिडोमांस, स्पाइरोगायरा, ये एल्गी है जो हमारे को देखने को मिलते हैं, एल्गी के एग्जांपल के तौर पर हमारे को देखने को मिलते हैं। और प्रोटोजोआ के एग्जांपल है अमोइबा, पैरामीशियम, ये दोनों उदाहरण किसके हैं? ये प्रोटोजोआ के। इसके अलावा बात करें फंगी की, फंगी में कौन कौन से एग्जांपल देखने को मिलते हैं हमारे को? ब्रेड मोल्ड है, पेंसिलियम है, एस्परजिलस है, ये जो सारे एग्जांपल हमारे को फंगी के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब आगे हम जानेंगे इससे रिलेटेड और भी चीजें। आगे बात करें तो वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव, कहां पे रहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म? तो माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल होते हैं, मतलब ये कोशिकीय, लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं कुछ, जैसे कि मैनी एल्गी जो है, फंगी जो है वो मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, हर तरह के वातावरण में हमारे को देखने मिलते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, तो गर्म से लेकर ठंडी चीजों तक हमारे को देखने मिलते हैं, ये रहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, कुछ जीवों की बॉडी में भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारी बॉडी में भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो और अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ दूसरों की बॉडी में अपने आप जनरेट होते हैं। अगर हम बात करें हमारे लिए कैसे यूजेबल है ये माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अस, तो हम कैसे रहते हैं, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ होते हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इन मेनी वेज, वेयर सम अदर आर हार्मफुल, कुछ नुकसानदायक होते हैं। अगर हम बात करें अब इनकी फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेंडली की बात करें तो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, कई पर्पस के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द, जैसे अब आपने देखा होगा दही बनता है, दही में कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है? लैक्टोबैसिलस। ओके, इसके अलावा बात करें ब्रेड है, ब्रेड को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, केक वगैरह बनाने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये फ्रेंड के तौर पर भी काम करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को साफ करने के लिए। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, आपने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं, ये वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं। ओके, ये इसके अलावा एनिमल्स के फेस की बात करें, जो गोबर वगैरह होता है, ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड द यूजेबल सब्सटेंस, बैक्टीरिया वगैरह बना देते हैं, और उससे हम देखते हैं कि वो उर्वरक बनता है और वो मिट्टी में डाल दिया जाता है खाद के तौर पर। तो ये इस तरीके से हमारे को फायदेमंद देखने को मिलते हैं कि किस तरीके फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म है। ओके, फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म इस तरीके देखने मिलते हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, तो बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जो है ये इसमें देखने मिलता है हमारे को, दही और ब्रेड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ऑफ दीस बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस इत्यादि। ओके, भटूरे हो गए बनाने हैं, या फिर छोले फुलाने हैं, इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है, ये जो सारी चीजों में वो किया जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का ही। ओके,
ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स जो छूटते हैं आपने देखा होगा ईस्ट का, जब हम वो बनाते हैं भटूरे वगैरह तो वो एकदम फूल जाता है, ये इसी कारण से होता है। अब बात करें अगर हम कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के कैसे इसका हम यूज करते हैं कमर्शियल यूज में, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, दारू बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका। वाइन एंड द एसिटिक एसिड जो सिरका बनाया जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। For this purpose, yeast is grown natural sugar present grain like the barley, wheat, rice और फ्रूट जूस वगैरह के जो केमिकल्स होते हैं उन्हें बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन की खोज किसने करी थी? वो करी थी फर्मेंटेशन की खोज लुई पास्चर ने। 1857 में लुई पास्चर के द्वारा फर्मेंटेशन की खोज की गई थी, ये ध्यान रखना। ओके, उसके बाद में बात करें अगर हम जो हमारे को देखने को मिलता है नेक्स्ट, लुई पास्चर जो थे ये दिस इज द स्मेल ऑफ alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol, जो चीनी से अगर हम बात करें अल्कोहल बनने की जो विधि है उसे कहते हैं फर्मेंटेशन। इसकी खोज करी थी 1857 में लुई पास्चर ने। ओके, फिर बाद में बात करें मेडिकल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के, दवाइयों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का। तो व्हेनेवर यू फॉल इल, जब भी तुम बीमार पड़ते हो, मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट मिलती हैं, डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक टैबलेट दे दिए जाते हैं, कैप्सूल दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, सच एज द पेनिसिलिन, जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। इन सब चीजों को किससे बनाया जाता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म से। ओके, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज, जो भी बीमारी आपकी वो ज्यादा ना बढ़े उसके लिए आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। ओके, बीमारी को आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए उसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनके द्वारा पेनिसिलिन के टीके की खोज हुई थी 1929 में। जो पेनिसिलिन का टीका लगाया था एंटीबायोटिक के तौर पर, तो वो उसकी खोज किसने करी थी? वो करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। ओके, उसके बाद हम बात करें अगर नेक्स्ट हम जो हमारे को देखने को मिलता है वैक्सीन में एंटीबायोटिक, बहुत सी वैक्सीन हमारे को देखने को मिलती है जो एंटीबायोटिक लगाई जाती है। कोरोना देखा आपने, कोरोना के टाइम पे जो है इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया था तो एंटीबायोटिक वैक्सीन लगाई जा रही थी, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू हो चाहे फिर वो कैप्सूल वगैरह के माध्यम से हो। एडवर्ड जेनर की बात करें, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज करी थी 1798 में। स्मॉल पॉक्स आपने देखा होगा, चेचक के दाग हो जाते हैं चेहरे पर, जिन्हें ज्यादातर अलग अलग पारंपरिक तौर पे देखा जाता है। कुछ कहते हैं माता आ गई, कुछ कहते हैं कि वैसे धब्बे हैं, तो वो चेहरे पे धब्बे आते हैं, तो उसके टीके की खोज करी थी इन्होंने, एडवर्ड जेनर ने, स्मॉल पॉक्स की। ओके, 1798 में। अगर हम बात करें पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत करी थी भारतीय सरकार के द्वारा। आज के टाइम पे अब पोलियो का एक भी केस देखने को नहीं मिलता भारत में, नहीं तो पहले पोलियो के बहुत ज्यादा केस हमारे को देखने को मिलते थे। और इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ये। अगर हम बात करें नेक्स्ट, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं जो नुकसानदेह है हमारे लिए। ओके, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। कुछ कंडीशंस में हम देखें तो माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी होते हैं ह्यूमन बींग्स को, प्लांट और एनिमल के लिए। ओके, जैसे उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। ओके, जो फूड को स्पॉइल करने का काम करते हैं। देखा होगा फूड पॉइजनिंग हो जाती है कई बार, हमारे को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसका रीजन क्या है कि वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्लोथिंग एंड लेदर, इन सब चीजों में इस्तेमाल किया जाता है पैथोजेंस के तौर पे। डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन कौन से ऐसे हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं? तो कम्युनिकेबल डिसीज इन्हें कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। ओके, जो अगर हम बात करें तो ये इन्फेक्टेड पर्सन जो भी है, जिसको कोई बीमारी हो रखी है, टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जो बीमारी फैलती है उन्हें कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, संक्रमणीय बीमारी। एग्जांपल जैसे कि हम बात करें कोलेरा की, जो हैजा हो जाता है, कॉमन कोल्ड है, जुकाम एक जगह से दूसरी जगह, अगर हमारे कॉमन कोल्ड है और हमारी ड्रॉपलेट्स दूसरे तक पहुंच गई वो एयर के थ्रू, तो उसको भी हो जाएगा। चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं, ये कम्युनिकेबल डिसीज के थ्रू होता है। इसमें स्नीजिंग है, जो ड्रॉपलेट होती है वो एयर के थ्रू फैल जाती है और बॉडी के अंदर हेल्दी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा देती है। कैरियर्स क्या क्या होते हैं, कैसे ये पहुंचती है, तो आपको पता है जैसे मक्खी है, मक्खी बैठ गई, जो हाउस फ्लाई उड़ती रहती है घरों में, वो उसके थ्रू खाने में बैठ गई, खाना हमने खा लिया, खाने से हम बीमार पड़ गए। ओके, पैथोजेंस के थ्रू इस तरीके से हम देखते हैं, हम देख नहीं सकते। एनोफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू जो है वो मलेरिया बन जाता है हमारे को, फीमेल एनोफ्लीज के द्वारा मलेरिया फैल जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ नुकसानदायक भी है। ओके, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है एयर के द्वारा। मीसल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो, ये सब वायरस के द्वारा फैलती है। कोलेरा बैक्टीरिया और टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है। तो ये अलग अलग बीमारियां हमारे को देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम बात करें अगर हम कि कुछ एनिमल्स में भी डिसीज देखने को मिलती हैं,
एनिमल्स में डिसीज जैसे प्लांट्स वगैरह आपने देखा होगा कई बार पूरे मर जाते हैं, जैसे बीमारी है एंथ्रोक्स, ठीक है, क्या है एंथ्रोक्स। ये डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज है जो जानवरों में भी देखने मिलती है और इंसान में भी, बैक्टीरियम के थ्रू फैलती है। जो फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, पूरा पैर से लेके शरीर तक पूरा उनका जो है खराब हो जाता है, वो इस कारण ही होती है। डिसीज कॉजिंग प्लांट में जैसे हम बात करें वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल, अदर में जो हमारे को देखने मिलती है कि ज्यादा मात्रा में फसल उगाने के लिए हम क्या दवाइयों का इस्तेमाल तो कर देते हैं, वो दवाइयां कई बार नुकसान पहुंचा देती हैं पौधों को, तो उन्हें कहते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होता है, आपको पता है कई बार देखा होगा आपने, उल्टी सी आ जाती है आपको, माइक्रोनिज्म। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड, जैसे बासा खाना खा लिया, स्टेल फूड खा लिया 2-3 दिन का, तो वो क्या है आपके डाइजेस्ट नहीं होगा और उसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रोनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोडक्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला तत्व बन जाता है वो, और उससे जो है एक तरह से हमारा शरीर का पूरा इम्यून सिस्टम मिल जाता है। इलनेस एंड इवन डेथ, यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है कई बार, तो ज्यादा अगर हमने फूड पॉइजनिंग का खाना खा लिया। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? अब फूड को किस तरीके से बचाया जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको पता है कि स्पॉइल्ड फूड है वो नहीं खाना चाहिए, स्मेल वगैरह है या बैड टेस्ट आ रहा है उसमें से, या चेंज कलर हो रहा है, कलर चेंज हो गया तो नहीं खाना चाहिए, उसको मना कर देना चाहिए। ओके, केमिकल मेथड्स भी हैं प्रिवेंशन के, जैसे सॉल्ट, नमक वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे अचार में देखा होगा आपने नमक डालते हैं, क्यों? लॉन्ग टाइम तक वो उसको बचा के रखता है। ओके, ऑयल्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए माइक्रोनिज्म में। ये कुछ मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं, नमक के माध्यम से, चीनी के माध्यम से, ऑयल और विनेगर के माध्यम से जो है, और पैकिंग अच्छी करनी चाहिए जिससे कि इसे बचाया जा सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या काम होता है, किस तरीके से ये हमारे शत्रु हैं, किस तरीके से ये मित्र हैं, मेडिकल यूज में कैसे यूज होता है, तो सारी चीजों को हमने जाना। इससे पिछले वाले चैप्टर में मैंने क्रॉप के बारे में जाना था, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, तो उस वीडियो को भी जाके देख लेना। ओके, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।